हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है बच्चों हिमांक में अवनमन, साथ में इसका ग्राफी निरूपण, हिमांक अवनमन से अवाष्पशील विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये सारा चीज आज के इस लेक्चर में सीखेंगे आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक से क्या तात्पर्य है, तो सारा चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। लेकिन हाँ, आपको समय देना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, एक एक पॉइंट समझना होगा, तब आपका क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हिमांक, इसके बाद हिमांक अवनमन। ठीक है, आप लोग यदि धीरे धीरे करके समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही वादा करता हूं बच्चों कि यदि आप पूरा लेक्चर देख लिए तो कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका हिमांक क्या है इसको हम समझते हैं। कोई भी आपके पास द्रव है उसको आपको ठोस में बदलना है। कोई भी आपके पास द्रव है तो एक निश्चित ताप पर वह द्रव जो होता है वो ठोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों? ठोस में बदल जाता है। तो जिस ताप पर वह जो द्रव है ठोस में बदल रहा है वो ताप उसका क्या कहलाता है बच्चों? हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब एक निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा है, कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा बच्चों, वह ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है। फिर से समझिएगा कि मान लीजिए कोई भी द्रव है, जैसे मैं कहता हूं पानी ही है। क्या है? पानी है। पानी ठोस अवस्था में बर्फ में बदल रहा 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये बर्फ में, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक कहला गया। क्या कहलाया बच्चों? हिमांक। मतलब एक निश्चित ताप, जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए वह ताप हिमांक कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीज मतलब जमना, द्रव जो है ठोस अवस्था में बदल गया, जम गया, वह ताप आपका हिमांक कहला जाता है। अब जब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि जब वो द्रव अवस्था में और ये जो ठोस अवस्था में बदला तो एक निश्चित कंडीशन था, जिस वाष्प दाब पर वो जो द्रव है ठोस अवस्था में बदल गया। मतलब जब द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा था उस स्थिति में इस द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब क्या हो गया? समान हो गया। ठीक है, समझिएगा। मतलब वह ताप, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब समान हो गया, यानी जिस पर उसकी ठोस एवं द्रव अवस्थाओं में वाष्प दाब समान होते हैं, वह ताप आपका हिमांक कहलाता है। पहला परिभाषा मैंने बताया कि कोई द्रव ठोस में बदल रहा है। देखिएगा, दोनों हम समझा रहे हैं क्योंकि आपके मन में यह डाउट नहीं रह जाए कि हमारे बुक में दूसरा है और आप दूसरा समझा रहे हैं। हमने ये कहा कि कोई द्रव ठोस में बदल रहा है, जिस ताप पर बदल रहा है वह ताप हिमांक कहलाता है। लेकिन उसी ताप पर इन दोनों का वाष्प दाब समान होगा, उसी ताप पर इन दोनों का वाष्प दाब समान होगा, तभी ये द्रव है ठोस में बदल रहा है या ठोस द्रव में बदल रहा है। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल कंडीशन में समान हो जाएंगे, क्योंकि भाई वाष्प दाब, ऊपर से लगाया गया वाष्प के द्वारा दाब समान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दो परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं कि एक निश्चित ताप, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए वो आपका हिमांक कहलाता है। दूसरा कंडीशन, किसी पदार्थ का हिमांक एक वह ताप है जिस ताप पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या होता है? समान होता है। मतलब उस पदार्थ के द्रव और ठोस अवस्थाओं का वाष्प दाब यदि समान हो गया तो वह ताप हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? हिमांक कहलाता है। तो हिमांक की परिभाषा आपने लिख ली कि किसी भी पदार्थ का वह ताप, जिस ताप पर वह पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, वो हिमांक कहलाता है। दूसरा परिभाषा यह है, पदार्थ का हिमांक एक ताप वह ताप है जिस पर वह ठोस तथा द्रव अवस्थाओं में उनका वाष्प दाब समान रहता है। दो कंडीशन हो गया। चीजें क्लियर है? मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिस पॉइंट पर द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब यदि समान हो गया तो समझ लो कि द्रव ठोस अवस्था में बदल गया। अब यहां पे अवनमन की बात कहां से आ गई सर? देखो भाई, मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए मेरे पास एक द्रव है और द्रव में लेता हूं शुद्ध पानी। अभी मैं केवल समझा रहा हूं पानी, और इस पानी का जो हिमांक
है, एक प्रकार से हिमांक ताप है, मतलब एक ताप है 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल H2O की बात कर रहा हूं। ये विलायक है, ये क्या है? विलायक है, और इसका हिमांक जो है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें मैं अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला जो वाष्पित ही नहीं होता है। अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पित ही नहीं होता है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपका पानी तो है ही है, और प्लस में आपने मान लीजिए मिला दिया शक्कर, मिला दिया, क्या मिला दिया? शक्कर। तब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बदल रहा था, लेकिन ये और -4 डिग्री सेल्सियस पर और तापमान कम करना पड़ गया। जैसे आप पानी को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस में बदल रहा है, लेकिन जैसे उसमें शक्कर मिला दिया, नमक मिला दिया, तो कहीं ना कहीं और कम टेम्परेचर हुआ। तब अब भाई ये शक्कर भी तो है ना, इसका वाष्प दाब होता नहीं, अवाष्पशील है, वाष्पित होता नहीं है। इस कारण से इसके वजह से इसके हिमांक के ताप में कमी आ गई। हमने शुद्ध H2O की बात करी, शुद्ध पानी की बात करी, तो जब शुद्ध पानी की बात करी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक है, लेकिन जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो उसके ताप में और गिरावट आ गई। तो यही जो तापमान में गिरावट आई ना, यही हिमांक में अवनमन कहला जाता है। कि कहने का मतलब शुद्ध जो आपका विलायक था उसका वाष्प दाब कुछ अलग था, इस कारण से उसके हिमांक में जो हिमांक का जो ताप है वो अलग है, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील मिलाया पदार्थ तो कहीं ना कहीं हिमांक में कमी आई। तो ये जो प्रारंभ में इसका हिमांक था और इसका हिमांक बाद में आया, तो इसमें जो कमी आई बच्चों, यही कमी हिमांक में अवनमन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक विलयन है और विलयन में हमने मिला दिया अवाष्पशील विलेय पदार्थ। क्या मिला बच्चों? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। और जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो कहीं ना कहीं इसके वाष्प दाब में भी कमी आएगी, जिसके भाई देखो ये अवाष्पशील है इसलिए वाष्प दाब में कमी आएगी, और वाष्प दाब में कमी के कारण हिमांक ताप में भी कमी आ जाती है, और वही हिमांक ताप में अंतर जो है हिमांक अवनमन कहलाता है। कितना सिंपल है कि हमने कहा शुद्ध द्रव है ना, आप कंसेप्ट को समझो, पानी है, पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक ताप है, लेकिन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया गया तो कहीं ना कहीं उसका वाष्प दाब कम हो गया, क्योंकि वहां पे जो हमने पदार्थ मिलाया वो वाष्पित ही नहीं हो रहा। शब्द क्या जुड़ा है ना, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के कारण उसका वाष्प दाब कम हुआ, और जब वाष्प दाब में कमी आई तो कहीं ना कहीं हमने बताया हिमांक में भी कमी आई, और वही हिमांक में कमी होना, यानी कहने का मतलब ये आपका पानी था तो ये शुद्ध विलायक कहलाया, और ये जब विलेय पदार्थ मिल गया तो ये विलयन कहलाया। तो विलायक का जो आपका हिमांक ताप है और विलयन का जो हिमांक ताप है, इन दोनों का अंतर ही बच्चों हिमांक में अवनमन कहला जाता है। चीजें क्लियर? चलो, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया हमने तो विलयन मिला, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। ये तो मूलभूत कर्तव्य आप लिख लो कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो उसका वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। कारण है क्योंकि जो हमने ऊपर से पदार्थ मिलाया वो वाष्पित ही नहीं हो रहा साला। कहने का मतलब घर में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो अच्छे से कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आ गया वो करता तो नहीं है, साथ में करने वाले का भी डिस्टरबेंस करता है, तो फिर बताओ काम में कमी आएगी कि नहीं आएगी? दिमाग लगाओ कि मान लीजिए एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ रहा है, दिन भर में एक चैप्टर क्लियर कर लिया, लेकिन संगत वाला साथी आया, बोला भैया तू तो पढ़ता ही नहीं है, सॉरी तू पढ़ता है लेकिन तेरे को मैं डिस्टरबेंस करूंगा। तो क्या हुआ, जो व्यक्ति आया वो पढ़ता तो वही नहीं है, उसको भी नहीं पढ़ने दे रहा, तो उसके में गिरावट आएगी। ऐसे ही हमने विलायक में विलेय पदार्थ जब मिलाया तो कहीं ना कहीं हिमांक ताप में कमी आएगी और वाष्प दाब में भी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, हिमांक ताप में कमी आती है। इस प्रकार से विलायक का ताप कुछ अलग रहा होगा और कहीं ना कहीं विलयन का हिमांक ताप कुछ अलग रहा होगा, तो इन दोनों का जो अंतर है हिमांक में अवनमन कहला जाता है। अब इस ग्राफ में आपको मैं बताऊंगा, ग्राफ में बच्चों जो AB का वक्र है वो ठोस प्रदर्शित करता है, जो BC का है वो द्रव प्रदर्शित करता है, और जो DE है ये विलयन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और जैसे जैसे हम यहां पे जाएंगे तापमान में कमी की बात की जाएगी, आप ये मत सोचना कि तापमान बढ़ाएंगे,
तापमान में हम कमी लाएंगे बच्चों, तभी कहीं ना कहीं द्रव जो है ठोस अवस्था में बदलता है। चिंता ना करें, यहां पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये ठोस है, ये नीचे है, क्योंकि आपको पता है कि जब ठोस हुआ होगा तो उसका ताप कम हो गया होगा ना, इसका वाष्प दाब भी कम हुआ होगा। भाई वाष्प दाब मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं ना कहीं जब द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब समान होगा तभी वो एक प्रकार से ताप हिमांक ताप कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे तापमान में कमी करेंगे तो उसके वाष्प दाब में भी कमी आएगी, क्योंकि भाई साहब हमने आपको एक चीज बताया था कि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, इसलिए विलयन का वक्र विलायक के वक्र से हमेशा नीचे रहेगा। बिल्कुल ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कि भाई साहब कोई द्रव है, शुद्ध पानी है ना, पानी का वाष्प दाब अधिक है इसलिए इसको ऊपर हमने रखा है, और विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम रहता है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि जो आपका विलायक यानी पानी है वो भी शुद्ध है, ज्यादा वाष्पित हो रहा है तो उसका दाब भी ज्यादा है, वाष्पित हुआ ज्यादा, वाष्प के द्वारा तो दाब लगाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे द्रव भरा हुआ है, ये वाष्पित होगा, और ये जब वाष्पित होगा बच्चों तो यही दाब लगाएगा, यही क्या करेगा, दाब लगाएगा। तो जब ये ज्यादा वाष्पित हो रहा है तो इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। लेकिन जैसे विलयन की बात की जा रही थी, विलयन में हमने मिला दिया अशुद्धियां, इस विलयन में हमने मिला दिया अशुद्धियां, अवाष्पशील पदार्थ, तो इसका वाष्प दाब थोड़ा सा कम हो गया। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, इसलिए वक्र नीचे यहां पे प्रदर्शित है। तो ग्राफ में कुछ चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये विलयन का वक्र नीचे क्यों है और विलायक का वक्र ऊपर क्यों है। क्योंकि बच्चों ये ऊपर बढ़ता हुआ वाष्प दाब का क्रम है कि जितना ऊपर जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का कम है, इसलिए विलायक को ऊपर हमने दर्शाया, विलयन को नीचे दर्शाया। अब जैसे बच्चों यहां पे हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए इधर से इधर चल रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर चल रहे हैं तो तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि है तो कहोगे सर ये द्रव विलायक ऊपर है, ठोस हुआ विलायक नीचे है, क्यों? क्योंकि जब द्रव अवस्था में रहता है कोई भी पदार्थ तो उसका तापमान मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है, जब वो ठोस में बदलेगा तो उसके तापमान में कमी आएगी। तो भाई पहले कम तापमान है, आगे की ओर जाएंगे तो बढ़ता हुआ तापमान है। तो यहां पर यह समझना है कि द्रव विलायक आगे क्यों है, क्योंकि जब द्रव है तो इसका वाष्प दाब भी थोड़ा सा अधिक है तो ऊपर की ओर जा रहा है, साथ में इसका तापमान कहीं ना कहीं ठोस विलायक से अधिक है। भाई एक चीज तो आपको क्लियर समझो कि कोई द्रव अवस्था में है, जब वो ठोस में बदलेगा तो उसके तापमान में कमी होगी ही होगी। जब वो द्रव अवस्था में है, जब वो ठोस में बदलेगा तो उसके तापमान में कमी होगी ही होगी, ये आप समझ के चलो। तो इसलिए मैंने कहा कि द्रव विलायक है, इसका ताप थोड़ा सा अधिक है, और ठोस हुआ विलायक जो इसका ताप कम है, इसलिए द्रव विलायक का वक्र थोड़ा सा आगे है और ये पीछे है। क्योंकि जैसे जैसे हम इधर से इधर चलेंगे तापमान में वृद्धि होगी, तो इसमें मतलब ठोस हुआ विलायक का तापमान कम है द्रव विलायक से, इसलिए ये पहले है और ये बाद में है। ये रीजन समझ लो ना। कुछ बच्चों को यही समझ में नहीं आता, सर द्रव विलायक इसको इधर लिख देते तो क्या होता। भाई यहाँ पे तापमान अधिक है तो द्रव यानी द्रव अवस्था में तो उसका तापमान थोड़ा सा अधिक है, उसके तापमान में कमी करा हमने, इसलिए यहां पर ठोस हुआ विलायक हो गया। द्रव से ठोस में कब बदला, जब तापमान में कमी आएगी। तो यहां पे कम तापमान है, आगे चढ़ेंगे तो अधिक तापमान होगा, तो यहां पर कम तापमान है इसलिए इसको हमने पहले लिख दिया, और यहां पे अधिक तापमान है इसलिए द्रव विलायक को बाद में लिखा है। चीजें क्लियर? चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बच्चों। जो आपका चित्र है, चित्र में ये जो आपका BC है शुद्ध द्रव विलायक का वक्र है BC, ठीक है। AB जो है ठोस विलायक का है, और DE जो है वो विलयन का वक्र है, यानी प्रदर्शित कर रहा है वाष्प दाब को। अब किसी भी विलयन का हम जब ताप बढ़ाते हैं, थोड़ा देखिएगा, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ताप बढ़े, और ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा वाष्पित होता है, और ज्यादा वाष्पित होता है तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। तो ये जैसे ही मान लीजिए ऊपर की ओर वक्र जा रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वाष्प दाब भी
वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम है। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो ये ऊपर की ओर क्यों जा रहा है, इसका वक्र ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं तो उसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। चाहे वो आपका ठोस विलायक हो, चाहे वो आपका द्रव विलायक हो, चाहे वो विलयन हो, जैसे जैसे उसके तापमान में वृद्धि करेंगे वो ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा, और जब ज्यादा मात्रा में वाष्पित होगा तो वाष्प दाब कहीं ना कहीं उसका बढ़ेगा। तो यहां पर इतना आप समझ लो कि तापमान बढ़ाने से चाहे विलयन हो चाहे विलायक हो, वाष्प दाब में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विलायक का वाष्प दाब विलयन से हमेशा अधिक होता है, इसलिए विलायक के वाष्प दाब को ऊपर और विलयन के वाष्प दाब को नीचे रखा जाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो डीई है और जो बीसी है, जो डीई को नीचे और बीसी को ऊपर क्यों रखा गया, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। दूसरा पॉइंट नीचे लिख लिए। ठीक है, अब ये जो बिंदु बी है बच्चों, यहां पर ये प्रदर्शित करता है कि जैसे ही यहां पर इधर तो द्रव है इधर ठोस है, तो बिंदु बी पर यह बताता है कि पदार्थ का यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा है बिंदु बी पर, मतलब इस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु बी है, जो बिंदु बी है वो विलायक के लिए क्या बताता है कि द्रव और ठोस अवस्था में, यानी बिंदु बी पर द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब समान है। अब आप कहोगे सर फिर वाष्प दाब बता दिए। अरे वही चीज तो मैंने बताया था कि वह ताप जिस ताप पर ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान होता है तो आपका हिमांक ताप कहलाता है। तो यहां पे जो बिंदु बी है, यहां पर द्रव विलायक और ठोस विलायक दोनों का वाष्प दाब समान है, तभी तो वो ठोस अवस्था में बदलता है, नहीं तो ठोस अवस्था में बदलता ही नहीं। भाई एक ऐसा ताप जिस ताप पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान होगा, ठीक है, वो हिमांक ताप कहलाएगा। तो बिंदु बी ये बताता है कि द्रव विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब समान है, जिसके संगत ताप हम यहां पर T0F लिए हैं बच्चों, प्रारंभिक है इसलिए। लेकिन जैसे इसमें हमने विलेय पदार्थ मिला दिया तो इसके तापमान में कमी आएगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब शुद्ध विलायक का मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही हमने विलेय पदार्थ मिलाया वाष्पशील तो उसका तापमान कम हो जाएगा। मतलब हिमांक में जो हिमांक की बात करेंगे, हिमांक ताप की बात करेंगे, उसमें कमी लानी पड़ेगी। तो ये जो आपका वक्र यहां पे जो पॉइंट डी आ जाता है, ये आपका क्या बताता है कि भाई इस बिंदु पर ये विलयन और ठोस विलायक, भाई यहां पे तो द्रव विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब समान था, लेकिन इस बिंदु पर जैसे हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए तो वाष्प दाब में कमी आएगी। तो विलयन और ठोस विलायक के यहाँ पे वाष्प दाब को बताता है कि बिंदु डी पर जो विलयन है और ठोस विलायक का वाष्प दाब समान है। ये जो बिंदु बी था यहां पर द्रव विलायक और ठोस विलायक के वाष्प दाब की समानता को बताता था कि इस बिंदु पर द्रव सीधा ठोस अवस्था में बदल जाता है, लेकिन जैसे इसमें हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो और वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसके संगत ताप बच्चों TF हो गया। क्या हो गया? TF। ठीक है, क्या हो गया? TF। अब यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो डेल TF आ जाएगा, अधिक वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। T0F में TF को हम घटा देंगे तो यही आ जाएगा हिमांक में अवनमन। चीजें क्लियर बच्चों? यहां पर जो हमने समझाया वही चीज लिखा है कि चित्र में वक्र VC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ये देखिए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देने से वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वक्र जो DE है वो विलयन का, और AB, यहां पे AB जो वक्र है ठोस विलायक का वाष्प दाब दर्शाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने बताया कि ताप वृद्धि के कारण विलायक और विलयन दोनों के वाष्प दाब में वृद्धि हो, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो वो वाष्पित ज्यादा होगा, और जब वाष्पित होगा तो वाष्प दाब में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यहां पर देखिए विलयन का वाष्प दाब दर्शाने वाला वक्र विलायक के वाष्प दाब से नीचे है। देख लो जरा, देखो जरा, विलयन का वक्र ये विलायक से नीचे है, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। तीसरा पॉइंट ये हमने बताया कि बिंदु बी पर ठोस विलायक और द्रव विलायक दोनों के वाष्प दाब बराबर है। यहाँ जो बिंदु बी है बच्चों, बिंदु बी है, इस बिंदु बी पर जो आपका ठोस विलायक है और द्रव विलायक, ये ठोस विलायक है, द्रव विलायक, दोनों का वाष्प दाब समान है, जिसके संगत ताप बच्चों T0F है। ठीक है, मतलब ये बताता है, ये बिंदु बी ये बताता है कि द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा है, और कब बदलेगा? जब दोनों का वाष्प दाब समान होगा। तो यहां पर किस ताप पर? T0F ताप पर, मतलब एक निश्चित ताप होगा ना जिस ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदल रहा है, तो T0F ताप पर, यानी बी पर दोनों का वाष्प दाब समान है,
और किस ताप पर वाष्प दाब समान है, तो T0F पर। ये पॉइंट हो गया बच्चों। अब बिंदु डी के लिए बात करेंगे। जो बिंदु डी है, इस बिंदु पर जो है ठोस हुआ विलायक और विलयन, इन दोनों का वाष्प दाब समान है। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना, बिंदु डी पर ठोस विलायक और विलयन का वाष्प दाब समान है, जिसके संगत ताप TF है। इसके बाद पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है बच्चों कि चूंकि यदि हम आपसे कह दें कि कौन सा ताप कम है कौन सा अधिक है, TF का मान कम है, T0F का मान, क्योंकि यहां पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तापमान में वृद्धि होती है, तो यहां पर आपको लिखना है कि TF का मान T0F, कुछ लोग कहेंगे T0F, आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, के मान से कम है, के मान से कम है। अतः हिमांक में अवनमन, अवनमन कितना होगा, अवनमन मतलब डेल TF की बात की जा रही है, मतलब डेल TF वो कितना होगा बच्चों, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो T0F माइनस TF हो जाएगा। ये आपका हिमांक में अवनमन हो गया। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। तो आपका ये 3 पॉइंट तक तो यहां था, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं बच्चों। यदि इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं हमेशा देता हूं 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है, जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685299149 हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपका डाउट क्लियर हुआ कि ये कहां से आ गया बच्चों। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि ये पूरा खेल कहां से शुरू होता है, बताओ कहां से शुरू होता है। कुल मिलाकर के विलायक और विलेय से, कि कहीं ना कहीं विलेय पदार्थ हमने मिला दिया, जिसके कारण वाष्प दाब में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिमांक में अवनमन विलेय के कारण है, विलेय का उत्तरदायित्व तो है इसमें। मतलब विलेय यदि हम ना मिलाते तो यहां पर खेल नहीं होता। इसलिए ही कहा जाता है कि जो हिमांक अवनमन है वो विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब ये जो कमी आई है ना, ताप में कमी आई है, उसके पीछे रीजन क्या है, कौन ऐसा है बैठ गया इसके साथ कि साला इसमें तापमान में गिरावट करनी पड़ गई, तो वो है आपका विलेय पदार्थ। क्या है बच्चों, विलेय पदार्थ। मतलब उस विलेय के कारण यहां पर खेल हो गया है, अर्थात विलेय ना होता तो खेल नहीं होता। मतलब ये जो डेल TF है, मतलब जो तापमान में कमी आई है, यानी जो हिमांक में अवनमन हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन है विलेय पदार्थ की मोललता, यानी विलेय के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो विलयन में हिमांक में कमी आई है वो विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि किसी विलयन के विलायक के हिमांक में अवनमन विलेय पदार्थ के मोललता के समानुपाती होगी। मतलब बच्चों, मतलब यहां पर जो डेल TF का मान है वो किसके समानुपाती होगी बच्चों, स्मॉल m, मोललता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो डेल TF इक्वल, जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, तो KF आपका नियतांक हो गया। जहां आपका KF है क्या, जहां आपका KF क्या है बच्चों, जहां KF क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, क्या है, देखिए जरा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। डेल KF है क्या, सॉरी डेल TF, तो ये आपका हिमांक में अवनमन हो गया, ये आपका स्थिरांक हो गया। अब यदि यहां से एक परिभाषा बनती है, देखिएगा, यदि जो मोललता है एक हो जाए, तो जो आपका डेल TF है वो KF के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो मोलल हिमांक स्थिरांक का मान हिमांक के अवनमन के ही बराबर होगा, लेकिन कब ये बच्चों मोललता एक का मतलब ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं 1 ग्राम पदार्थ हमने 1000 ग्राम विलायक में विलेय किया है। मोललता है क्या, मोललता की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। लेकिन हमने इकाई मान लिया कि मान लीजिए विलेय पदार्थ का 1 ग्राम हमने 1000 ग्राम विलायक में मिलाया, तो जो उसके हिमांक में कमी आएगी वही मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। इसलिए तो कहता हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा उसको समझ में आएगा नहीं। देखिए बच्चों समझिएगा, मैं M का मतलब कहता हूं मोललता, और मोललता है क्या
किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब जब विलेय के मोलों की संख्या m हो जाएगी तो मोललता 1 होगा। मोलों की संख्या 1 मतलब यहां पर 1 ग्राम मोल हमने मिलाया है, 1 ग्राम मोल मिलाया, 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ मिला दिया, तब जो हिमांक में कमी आएगी वही आपका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। तो यहां पर हमने परिभाषा लिख दिया बच्चों, देखिए जरा कि किसी बिलियन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है जो 1 ग्राम विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने से उत्पन्न होता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मोललता है क्या कि विलेय के मोलों की संख्या 1000 ग्राम विलायक में, जब विलेय पदार्थ का 1 ग्राम मिलाते हैं किसमें, विलायक में, समझिएगा, जब विलेय पदार्थ का 1 ग्राम मिलाते हैं किसमें, विलायक में, तो जो भी हिमांक में कमी आती है वो जो कमी है वो हिमांक अवनमन जो है वो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ये चीज बताया गया। यानी विलायक में 1 ग्राम मिलाने से जो हिमांक में कमी आएगी वही जो ताप है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ये चीज क्लियर बच्चों, यहां तक कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से किस चीज की, कि हिमांक अवनमन से अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। तो फिलहाल यहां तक क्लियर, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहां से आप शुरू करेंगे कि हिमांक में अवनमन ΔTF किसी अवाष्पशील विलयुक्त विलयन की मोललता के समानुपाती होता है कि नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको समझाया कि देखो जरा, किसी विलयन में विलायक के हिमांक में अवनमन की बात करें तो विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ΔTF समानुपाती m, समानुपाती हटा तो बराबर का चिन्ह लग गया। KF क्या है बच्चों, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यहाँ पे मोललता का फार्मूला यदि नहीं पता तो याद करना पड़ेगा, WB/MB गुणे 1000/WA। ठीक है, मैं फिर से आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा बहुत शॉर्टकट में, यदि आप लोग चाहो तो इसे आप लोग समझिएगा बिल्कुल कम समय में। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दूंगा। मैंने क्या कहा कि ΔTF जो है उस समानुपाती होता है स्मॉल m के, समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया KFM, इसको भी मैंने आपको समझाया। अब चूंकि स्मॉल m बराबर होता है मोललता का होता है WA/MA, WA नहीं होता बच्चों, WB होता है। ठीक है, विलेय पदार्थ को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे 1000/WA। जहां पर आपसे यदि पूछ दिया जाए कि WB क्या है, विलेय पदार्थ का मात्रा है, MB क्या है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है, WA क्या है, ये विलायक का मात्रा है कि कितना है ग्राम में। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ΔTF बराबर तो आपका आ जाएगा KF इंटू वैल्यू पुट करो WB/MB गुणे 1000/WA। हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की। तो MB बराबर हो जाएगा KF रहने दें बच्चों, यहाँ पे WB बटे यहाँ पे ΔTF हो जाएगा। ठीक है, गुणे 1000/WA। बस यही चीज है, कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा सेपरेट। ठीक है, और कुछ है ही नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है ज्यादा। तो ये मैंने कहा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि WB क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। देखो किसी भी विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो विलायक को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए विलायक का जो मात्रा WA, विलेय का मात्रा WB, विलेय का आणविक द्रव्यमान MB, आणविक द्रव्यमान को हम M से दर्शाते हैं और वेट यानी मात्रा को हम W से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। तो जब मोललता का फार्मूला यहाँ पे वैल्यू में समीकरण में पुट करेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से आपका निकल कर आ जाए ΔTF। और हमें MB का तो मान निकालना है, तो MB को इधर ले गया, ΔTF को इधर ले आया, बस यही है विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान गणना करने के लिए फार्मूला 2 मिनट में आ जाता है, कुछ है ही नहीं है इसमें ज्यादा। हमने कहा कि जो हिमांक में अवनमन है मोललता के समानुपाती है, समानुपाती हटाया तो आपका एक नियतांक लग गया, M का मान इतना होता है, मोललता का फार्मूला होता है, हमने पढ़ाया आपको, इसमें वैल्यू पुट कर दिया इतना आया, MB को इधर ले गया, बस सेपरेट। ठीक है, चीजें क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा चीज समझा दिया। हाँ, थोड़ा सा समय लगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई हम कोशिश यही करते हैं बच्चों की आप बेसिक से समझो, किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए,
एग्जाम टाइम में आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी ऐसा ना लगे कि इस पॉइंट को हमने समझ नहीं पाया। हाँ, एक बार दो बार देखो, हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए तो दो बार में आ जाए, लेकिन जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।